नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर। फरीदाबाद में सीएनजी के बढ़ते दामों से जहां सीएनजी से चलने वाले वाहन चालक परेशान हैं, तो वहीं सीएनजी की बिक्री में भी कमी नजर आ रही है। वर्तमान में 79.91 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से मिल रही सीएनजी है और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से भी लोग परेशान हो गए हैं। लोगों ने सीएनजी की तरफ रुख किया, लेकिन अब सीएनजी के दाम भी पेट्रोल के बराबर होने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां वाहन चालक पहले ही परेशान हैं, तो वहीं सीएनजी पर रोजाना हो रही बढ़ोतरी के चलते सीएनजी से चलने वाले वाहन चालकों में भी परेशानी हो रही है। और सीएनजी से ऑटो और दूसरे वाहन चालकों ने बताया, उन्होंने सीएनजी लगवाई थी कि सीएनजी के भाव बेहद कम हैं और उनको पैसों की बचत होगी, लेकिन अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी सब बराबर होने जा रहे हैं। सीएनजी के दामों में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बढ़ोतरी नहीं होती। एक वाहन चालक ने बताया कि जब उन्होंने सीएनजी फिटिंग चढ़ाई थी, तब उस समय सीएनजी का रेट 52 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन आज ये रेट बढ़कर 79.91 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। सीएनजी के बढ़ रहे दामों से ऑटो चालकों ने भी इसका किराया बढ़ा दिया है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऑटो चालकों की माने तो सीएनजी के दाम बढ़ने से सफर का किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गई है। आज उनको अपना खर्च निकालना भारी पड़ रहा है। सीएनजी पंप पर कर्मचारियों ने बताया कि सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण लोग पहले के जितना सीएनजी नहीं भरवा पाते। पहले लोग टंकी फुल करवा लिया करते थे, लेकिन अब सीएनजी भरवाने में पैसों की कटौती की जा रही है। सीएनजी के दाम और सवारी भी पैसे नहीं दे रही है। सवारी भी पैसे नहीं दे रही है, और अगर बढ़ा भी रखे हैं 10-5 रुपये, तो 5 रुपये के खुले नहीं देते सवारी, वही 10 के सामने होता है। और सीएनजी के रेट इतने बढ़ गए कि हद से ज़्यादा, कि सारे लोग परेशान हैं। पिछले दिनों के मुकाबले कितने रेट बढ़े हैं? पिछले दिनों के मुकाबले अब जो है 78 रुपये 99 पैसे हो गई है, जो कि पहले 3-4 साल पहले तो 4-5 साल पहले तो 40 रुपये थी। दिसंबर से लेकर अब तक कहीं ना कहीं 18-19 रुपये बढ़े हैं। हाँ, तो ऐसे ही बढ़ते रही तो हम तो परेशान हो। रोजाना कितना जो है आप पर लोड ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो 300-400 रुपये में भराते थे वो 500-550 में भरती है। हाँ, अब तो लोड ये लगा लो, क्या नाम है, कि पहले अगर 150 रुपये में बढ़ती। भाई डेली रेट बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से सीएनजी के भी रेट बढ़ रहे हैं डेली। उस टाइम किसी टाइम 52 रुपये सीएनजी थी, आज 78.99 सीएनजी। बताओ कहाँ गरीब आदमी कहाँ से चलेगा? इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इधर सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आदमी कहाँ चलेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा? आदमी तो ऐसे तो गाड़ी में भी घूमना बंद कर देगा। ये लगा लो जी, डेली दिन पे दिन सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। लगता है सीएनजी से सोच के लगवाई थी कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं तो सीएनजी से काम चलेगा, उधर भी मार और अब इधर भी मार। बहुत जी, सीएनजी पेट्रोल में है ही फ़र्क कितना है? 20-25-30 रुपये का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। आप ये लगाओ, क्या नाम है, इससे तो पेट्रोल पे ही चला लेंगे, वो बढ़िया है। सीएनजी के डेली, ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है जब ये हाल है। अगर इसलिए सबको महंगाई दिख रही है, और महंगाई है भी। कोई आलू वाले को बोलता नहीं, इन गाड़ियों खरीदने बेचने वालों को बोलता नहीं, ऑटो वालों को बोलते हैं तुम्हारा किराया ज़्यादा है। ओनली ऑटो वाले के सिवा कोई किसी से बोलता ही नहीं है किसी भी बात में। ना कोई सब्जी पे बोलता, ना कोई दाल रोटी पे बोलता है, ना कोई बिजनेसमैनों पे बोलता है। इस सरकार ने तो सबका जीना दुखी कर दिया है, हर आदमी दुखी है यहाँ पे। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सरकार का कोई भी जो इसकी बड़ाई करे। ना जाने सरकार जीत भी कहाँ से रही, हर आदमी इसकी आलोचना करता है। इसको न्यूज़ पे भी नहीं आने देता कोई भी, पता ना कहाँ से न्यूज़ वाले भी पता ना खरीद रखे, कोई कहता ही नहीं है कुछ। सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा 15 पैसे 10 पैसे बढ़ा दी थी पिछली सरकार। 10 पैसे पेट्रोल पे बढ़ते थे, 5 पैसे ये हंगामा करते थे। आज जो एकदम से 10 बढ़ रहे, 20 बढ़ रहे, 15 बढ़ रहे, आज 80 पे हो गई है। बताओ आम आदमी कैसे दिए? 200 रुपये किलो खाने का तेल हो गया है, आदमी कैसे दिए? आलू प्याज के सिर्फ आलू प्याज भी 20 रुपये 30 रुपये किलो बिक रही है। बताओ और आदमी किससे जिएगा? दालें 100 रुपये किलो बिक रही हैं, आदमी कैसे दिए? सरकार किसी को भी आज की डेट वो फुल सीएनजी करा लिया करते, और अब तो 200, 100, 150, 300 खींच के। कितने रुपए का इजाफा है भैया?
इजाफा कुछ न हो भाई, यहाँ में बस हर तीसरे चौथे दिन 3, 2, 2.5, अब के एकदम 5 रुपया, अब के मतलब फिर बढ़ने वाली, फिर 5 बढ़ेगी। मतलब युवा के आम आदमी कहला दियो। कितने दाम बढ़ चुके हैं टोटल? कम से कम भी 20 रुपये प्लस, 20 प्लस कम से कम। आम आदमी तो कतई कहला दियो भाई, ख़त्म कर रखा सरकार ने, मतलब दे ही ना रही आम आदमी भाई, हर चीज़ ऐसे बढ़ा रहा है। 6-7 दिन में बढ़ाते रहे, टहल जाएगा आदमी, ऐसे बंद करते हो सब गाड़ी घोड़ा ने, कौन चला रहा हो गाड़ी घोड़ा, यो ही सिस्टम उतना चलाएगा कोई भी। ये सरकार तो तुम भी कहे हम भी कहे कि कुछ देखे आके भाई, हमारे भाई देखे। खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आंगनवाड़ी केंद्रों में बांटे जाने वाले दूध के डब्बे में दीमक लग जाने के बाद दूध को आंगनवाड़ी केंद्र में सप्लाई कर देने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस दूध की 10 दिन बाद एक्सपायर होने की डेट उस पर लिखी थी, लेकिन 10 दिन पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में इस दूध को सप्लाई कर दिया गया। मीडिया में भनक लगने के बाद विभाग ने सभी केंद्रों पर इस दूध को बांटने से मनाही के आदेश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए अब आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाता है। 6 वर्ष तक के बच्चों के साथ साथ गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं योजना के दायरे में आती है। लाभार्थियों को वीटा के माध्यम से सीधे प्रति लाभार्थी 20 ग्राम पाउडर दिया जाएगा। सप्लाई देनी होती। विभाग के सुपरवाइजर ने बताया कि कार्यालय में दीमक लगे हुए दूध के डब्बे मिले हैं। इन डब्बों को आंगनवाड़ी केंद्रों में सप्लाई किया गया है, लेकिन सभी केंद्रों में इस दूध की सप्लाई देने से मना कर दिया गया है। ये दीमक लगे जो दूध की बात है, ये क्या मामला पूरा है? सर, ये कुछ सामान हमारा बचा हुआ था स्ट्राइक की वजह से, वो सामान हमने निकलवा दिया, साइड में कर दिया है। उसको हम सेंटरों में भी हमने रुकवा दिया कि आगे ना बांटे। करीब कितनी सप्लाई हो चुकी थी यहाँ से? सर, कुछ सेंटरों में सप्लाई हुई है जो हमने रुकवा दी है बांटने। तो ये दीमक किस तरह लगी है? क्या सर, यहाँ सोना में जो लकड़ी वगैरह यहाँ पे दीमक है ही, सामान में लगी जाती है। तो करीब कितने दूध में लगा यहाँ पर? सर, ये कोई 10-15 पैकेट डब्बे हैं। 10-15 डिब्बे यानी कि पैकेट है करीब। हाँ जी। तो इसमें जो दूध है वो भी एक्सपायर डेट बताया जा रहा है? नहीं, एक्सपायरी डेट नहीं है सर, ये नवंबर में दिसंबर में हमारे पास आया है। स्ट्राइक की वजह से कुछ उठ गया, कुछ रह गया था, जिस वजह से वो लेके नहीं गई वर्कर। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल जिले के दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करते तथा सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत विभाग के कार्यालय में जिला प्रशासन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पलवल ब्लॉक के दिव्यांगजनों का पंजीकरण कराया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि पलवल के दिव्यांगजन को लाभान्वित करने हेतु यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जारी कराने एवं उनके जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उनकी सहायता अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी खंडों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक पलवल में इस पंजीकरण का आयोजन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में किया गया। इस संबंध में यूडीआईडी कार्ड हेतु बनवाने स्वास्थ्य विभाग पलवल एवं एलिमको के माध्यम से सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल की टीम को निर्देशित किया गया। उन्होंने जिले के सभी दिव्यांगजन से अपील की है कि इस शिविर में अपना पंजीकरण कराने हेतु अपने साथ सिविल सर्जन से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, परिवार पहचान पत्र की प्रति, आय प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे ताकि शिविर में यूडीआईडी कार्ड एवं आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण हेतु पंजीकरण कराया जा सके। है भारत सरकार की जो यूनिक आईडी जनरेट कराने का मेन उद्देश्य है ताकि दिव्यांगजन को किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़्यादा दिक्कत ना आए और यूनिक आईडी जारी होने के बाद वो अपनी यूनिक आईडी से सारे स्कीमों के लाभ ले सके। साथ ही साथ एलिमको की जो साइट है उस पर पंजीकरण किया जा रहा है कि किसी भी दिव्यांग को जो सहायक उपकरण की आवश्यकता है उसका पंजीकरण हो जाए पहले फेज़ में, और दूसरे फेज़ में उनका असेसमेंट कराते हुए उन्हें सहायक उपकरण दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा नाम रवि है जी, गांव सजवाड़ी से हूँ और मैंने पंजीकरण करवा दिया है। मुझे कैलिपर चाहिए पैर, जिससे मैं चल सकूं और दौड़ सकूं, काम पे भी जा सकता मैं। और ये सरकार बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने कैंप लगाया। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं पलवल कैंप से आया हूँ और मुझे जो सहायक उपकरण चाहिए, मैं एक पैर से विकलांग हूँ, जो सरकार ने रखा है
आयोजन। चलिए खबरों में बात करेंगे अब मौसम के बारे में। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के उच्च पहाड़ी क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊपरी शिमला में रात से गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 13 और 14 अप्रैल को राज्य के बाकी हिस्सों में भी बारिश शुरू होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में बादल छाए हुए दिखे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के उच्च पहाड़ी क्षेत्र लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊपरी शिमला में रात से गरज के साथ हल्की बारिश के माध्यम होने की संभावना है, जबकि 13 और 14 अप्रैल को राज्य के बाकी हिस्सों में भी बारिश की संभावना शुरू होने की संभावना बताई गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यमुना नदी पर ग्राम जुड्डो में बनकर तैयार हुए व्यासी बांध की झील में पानी भरने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में पानी आ गया है। लगभग 3 बजे गांव में पानी भरना शुरू हुआ था। इसके बाद लगातार बढ़ते जल स्तर ने गांव के मकान, गौशाला, खेत खलिहान व पार्क आदि को अपने आगोश में ले लिया। उधर परियोजना के अधिकारियों का दावा है कि देर रात तक डैम के लिए निर्धारित जल स्तर की मात्रा को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में मील का एक नया पत्थर साबित होने वाली व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने का काम अंतिम चरण पर पहुंच गया है। 120 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना प्रदेश को बिजली की समस्या से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने के दौरान डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव में भी पानी भर गया। गांव को जल विद्युत निगम एवं प्रशासन ने कई दिन पहले ही खाली करा लिया था। गांव में रहने वाले परिवार को गांव में ही ऊंचाई पर बने एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जल विद्युत निगम की कॉलोनी के 12 अन्य मकानों में शिफ्ट किया गया। चलिए खबरों में बात करेंगे अब दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मुफ्त यात्रा कराने की घोषणा की है। यह ऐलान मुख्यमंत्री ने कांति नगर स्थित दिल्ली के चौथे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वृद्धाश्रम का उद्घाटन करते हुए किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसी बुजुर्ग को कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी कारण से उन्हें अपना घर छोड़ना भी पड़ा तो हम उन्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करेंगे। हम यहाँ उन्हें घर जैसा माहौल देंगे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में 4 वृद्धाश्रम हो गए हैं और 5 अन्य जल्द ही तैयार हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इन सभी 9 वृद्धाश्रमों में 1000 बुजुर्ग रह सकेंगे और दिल्ली सरकार इन लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भी भेजेगी। ये यात्रा साल 2020 और 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो सकी थी, लेकिन अब ये शुरू हो गई है। हम वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना के तहत फ्री में यात्रा के लिए भेजेंगे। पहले खबरों में बात करेंगे अब हरियाणा की। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब के विधायकों को एक बयान में अनुभवहीन कहा था। इस पर आलोचना हुई तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रणजीत चौटाला को इस तरह की बयानबाजी देने से बचने की सलाह दी। अब रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं जेपी से सीनियर हूँ, मुझे केवल सीएम सलाह दे सकते हैं। जेपी ने कहा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जीत हार जनता तय करती है। इसे पड़ोसी राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन का असर कहें या फिर केजरीवाल का क्रेज है कि हरियाणा की सियासत चरम पर है। एक सलाह को लेकर हरियाणा के बिजली और कृषि मंत्री आमने सामने आ गए हैं। कृषि मंत्री की ओर से रणजीत चौटाला को सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं जेपी से सीनियर हूँ, मुझे सिर्फ सीएम सलाह दे सकते हैं। दरअसल हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर तंज कसा था। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने बिजली मंत्री पर जमकर कटाक्ष किए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बिजली मंत्री को ऐसी बात करने या ऐसी बयानबाजी से बचने की सलाह दी थी। खबरों में बात करेंगे अब झारखंड की। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत रोपवे पर हादसे के बाद अभियान चलाया गया। बचाव अभियान आखिरकार खत्म हो गया है। यह अभियान पूरे 45 घंटे तक चला और सैनिकों ने 46 जिंदगियां बचा ली। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में 33 लोगों को बचाया गया। वहीं
13 लोगों को अगले दिन सुरक्षित निकाला गया। एक महिला पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि देवघर में रविवार को रामनवमी की पूजा करने और घूमने के उद्देश्य से यहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस दौरान रोपवे की एक ट्रॉली नीचे आ रही थी, जो ऊपर की ओर जा रही ट्रॉली से टकरा गई। इस दौरान कई ट्रॉलियां ऊपर ही फंस गई, जिसमें 48 लोग सवार थे। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।